डाउट पूछो, क्या बोल रही हो? कंपनी का छोटा साइज इस कंपनी को ग्रोथ करने में मदद कर सकता है, ये चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आई। छोटा साइज का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तुमको ना स्मॉल साइज जो है कंपनी का, उसमें ग्रोथ का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। अब ऐसा पूछोगे क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई कंपनी जैसे 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा रहा है, ठीक है, तो अगर वो 200 करोड़ या 300 करोड़ और ज़्यादा का रेवेन्यू कमा लेता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका 60% का ग्रोथ हो गया ना, 60% का ग्रोथ हो गया। परसेंटेज तुम्हारा क्लियर हुआ है? नहीं, फिर से 300, मान लो 500 करोड़ का कोई धंधा कमा रहा है, अच्छा ठीक है, वो 500 करोड़ हटाओ, तुम ऐसे समझो कि कोई वेंडर है, ठीक है, कोई स्मॉल शॉप ओनर है, वो मुश्किल से दिन का 1000 रुपए ही का ही सामान सेल कर पा रहा है, 1000 रुपए का। अब उसके पास अगर 2-3 कस्टमर भी अगर आ जाते हैं, 2-3 कस्टमर भी आ जाते हैं, और वो मान लो 700-800 या 1000 रुपए का एक्स्ट्रा परचेस करने लगते हैं, तो उस केस में उसका कितना ग्रोथ हुआ? डबल ग्रोथ हो गया ना। 1000 रुपया का सेल तो पहले ही कर रहा था, 2 या 3 कस्टमर के आ जाने से उसका धंधा है दुगना हो गया। समझ आया? तो जितनी छोटी कंपनी या जितना छोटा किसी का बिजनेस है, ग्रोथ होने का चांसेस उतना ज़्यादा होता है। और शेयर बाजार में जो है, हम लोग मेनली स्मॉल कैप की जो कंपनी होती है, स्मॉल कैप क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी है छोटी कंपनी है, तो उसमें चंद कस्टमर अगर और आ जाते हैं, थोड़ा सा वो मेहनत कर देता है, तो उसमें उसका धंधा 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। तो जब धंधा इतना बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी उसका उतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। लेकिन लार्ज कैप जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी है, जैसे मान लो तुम रिलायंस की ही बात करते हैं, वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू कमा रही है साल का, तो उसके पास अगर 5000 कस्टमर आ भी जाते हैं, तो मुश्किल से उसका 2-3% ग्रोथ होगा रेवेन्यू, या वो भी नहीं होगा, डबल तो रेवेन्यू होगा ही नहीं, लोग भूल जाना। तो इसीलिए शेयर बाजार में तुम देखना कि जो लोग भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो लोग स्मॉल कैप की ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में कोई नहीं जाता। उसमें अमाउंट भी शायद कम रहता होगा ना शेयर? हाँ, अमाउंट कम है। देखो, अमाउंट अगर 1000 रुपए का भी शेयर है, मार्केट कैप मेन होता है, मार्केट कैप कम होना चाहिए। तुमको बहुत ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसका 1500 रुपए दाम है शेयर प्राइस, लेकिन मार्केट कैप सिर्फ उसका 2000 करोड़ है। तो मार्केट कैप मेन होता है, वो डिसाइड करता है कि शेयर स्मॉल कैप की है या लार्ज कैप की है या मिड कैप की है, ठीक है। और हमेशा वही देखना कि मार्केट कैप कम हो और शेयर का भाव जो भी हो, 1500 हो 2000 हो। तुम ये मत सोचो कि शेयर 100 रुपए का है तो वो सस्ता शेयर है, कभी ये चीज मत सोचना। टाटा स्टील का एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, सेल का एग्जांपल दे देता हूँ, ये सब कितना बड़ा कंपनी है। हाँ, 100 रुपए टाटा स्टील 160 रुपए प्राइस है उसका। मार्केट कैप जाओ देखने कितना ज्यादा है उसका, 2-3 लाख या कितना लाख करोड़ का है वो तुमको गूगल में मिल जाएगा डिटेल। तो वो 3 या 4 गुना तो नहीं हो सकता है ना। वो चीज हमेशा याद रखना। लोग इसी मिथ भ्रम में ना, मतलब जिंदगी लोगों की खत्म हो जाती है, इसी भ्रम में वो हमेशा रह जाते हैं। उनको लगता है कि 2000 का या 4000 का शेयर है तो महंगा है, 100 रुपए का शेयर है तो वो सस्ता है। लेकिन हमेशा तुमको ये नोटिस करना है कि मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप कम है तो वहां पे प्राइस तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा, तब वहां तुम देखना कि अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ा, ग्रो किया, तो 4-5 टाइम्स पैसा बन सकता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म में। नहीं तो ये लार्ज कैप का शेयर लेके बैठोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। डिविडेंड वो लोग साल का 2 या 3% देता है मुश्किल से, और प्राइस वही 2-3 साल में मुश्किल से 20% बढ़ गया तो बढ़ा, नहीं तो कितना शेयर तो उसी रेंज में अटका रहता है। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ तुम्हारा? छोटा जो जितना ज्यादा कम छोटा कंपनी है उतना ज्यादा ग्रोथ करने का चांसेस ज्यादा है। 1-2 भी कस्टमर आ जाते हैं तो उनका डबल। हाँ, 1-2 कस्टमर वो 1000 वाले के केस में है, ये फिर भी ये कंपनी 100-200 करोड़ कमाता है, तो इसके लिए 1000 कस्टमर भी अगर आ जाते हैं, क्योंकि इन लोग का तो बहुत बड़ा सेल्स टीम वगैरह है ना, तो अगर 1000 अलग कस्टमर को भी और एक्स्ट्रा जोड़ता है तो इन लोग का पैसा मतलब अच्छा खासा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब समझ रही हो यही चीज।
हम लोग देखो, तुम लोग अगर किसी लोगों को अप्रोच कर रही हो तो तुमको यही चीज सामने वाले को मतलब क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरीके से एनालाइज करें कि स्मॉल कंपनी है या लार्ज कैप है। ठीक है, ये सारा पॉइंट तुम लोग को क्लियर करना पड़ेगा हम लोग को। और दूसरा क्या था टॉपिक? सर एक पॉइंट तुम्हारा एक था ना, सेकंड नंबर क्या था? ये कि इनका बिजनेस मॉडल हाँ, तो बेसिकली तुम होम फाइनेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहती हो ना। तो अच्छा, होम फाइनेंस कंपनी के बारे में किसी को आइडिया है क्या होता है? नहीं, नाम से सोचो ना, होम फाइनेंस। यस, होम मतलब घर, फाइनेंस मतलब लोन, घर के लिए जो लोन देता है ये सब। होम लोन। यस, होम लोन। हाँ ठीक है, नाम देखो, नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। हम लोग को ढूंढना हाँ, पड़ेगा। तुमको बस कॉमन सेंस यूज करना है, वर्ड का मीनिंग जान जाओगी तो तुम अपने आप कंपनी को समझ जाओगे। ठीक है, होम फाइनेंस, इसका कंपनी का नाम क्या है? होम फाइनेंस कंपनी, होम फर्स्ट फाइनेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, लोगों को घर खरीदने में मदद करती है लोन देकर। तो इसका बिजनेस मॉडल यही है कि होम लोन प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया, इनके लिए हो गया लोन असेट। असेट क्यों हो गया? क्योंकि उससे इनको हर महीने अब ब्याज मिलेगा और वो हाँ EMI पे करना पड़ता है। और एक चीज नोटिस करना, तुम लोग गूगल में चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकती हो, कैलकुलेटर वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो जनरली होम लोन 5 साल 10 साल के लिए नहीं मिलता है। कोई आइडिया है किसी का होम लोन है? कोई रिलेटिव का तुम लोग सुना है? नहीं। सर जितना दिन लोगे उतना दिन ही तो देगा वो, 2 ईयर मिनिमम। अगर एक लोन लिया है वो लोन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लोन लेना पड़ेगा। तुम पर्सनल लोन का बोल रही हो? तो पर्सनल 2-3 इयर्स के लिए या 1 ईयर्स के लिए या 6 मंथ के लिए पर्सनल लोन मिलता है। होम लोन देखना हमेशा वो 20 इयर्स 30 इयर्स 25 इयर्स के लिए ही मिलता है। मतलब उसका जो टेन्योर होता है ना, वो काफी लंबा होता है, बड़ा होता है। बहुत ज्यादा ब्याज, बहुत ज्यादा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकती हो, 3-4 गुना ब्याज देना वो पड़ता है। लोग तो मतलब मिडिल क्लास लोगों को ही ना ये Yes. ज्यादा देते हैं। तो मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं ना। मान लो 50 लाख का किसी को फ्लैट लेना है, तो मिडिल क्लास आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? अगर किसी के पास एंसेस्ट्रल हाउस है या जमीन है तो बेच के ला सकता है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी, हर मिडिल क्लास के पास तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि हर महीने सैलरी अर्न करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो लोग के लिए बेटर रहता है कि EMI पे वो लोग ले लेता है। EMI में क्या है कि एवरी मंथ सैलरी क्रेडिट होगा तो वहां से भी कट लेगा। हाँ, कट लेगा। तो इस उन लोग के लिए मतलब EMI पे ही उन लोग के लिए पॉसिबल रहता है कार्ड लेना, वरना ले ही नहीं सकता। और कंपनी को क्या फायदा है? देख, पब्लिक को मतलब जनरल पब्लिक को क्या फायदा हुआ कि ऑलरेडी वो रेंट पे रह रहा है, तो उसको रेंट पे तो पैसा निकल जा रहा है, उसका हाउस भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और 2-4 हज़ार रुपए एफर्ट लगा के देता है तो उसका घर 20 साल बाद अपना हो जाएगा, अगर वो होम लोन पे लिया तो ये कॉन्सेप्ट से वो लोग घर खरीदता है। और कंपनी को क्या फायदा होता है कि 20 साल 25 साल या फिर 30 साल में 3 टाइम्स इवन 2 टाइम्स या 4 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन इशू हुआ है, कंपनी प्रॉफिट कमा के निकल जाता है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी लोन का जितना ज्यादा टाइमिंग रहेगा उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट रहेगा। समझ आया? अब तुम बोलोगी कि सर इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है, हम 20 साल के लिए समय भी तो मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। गेम क्या है यहाँ पे कि ये लोग इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना पहले ही ले लेता है पब्लिक से। मतलब अगर मान लो तुम 25 साल के लिए कोई होम लोन लिया और तुम आगे का शुरुआत का 5 इयर्स 4 इयर्स तुम अच्छे से EMI भर दी, अब तुम्हारे पास कुछ पैसा आया कहीं से, मान लो तुम्हारा सैलरी बढ़ गया या कहीं से कुछ पैसा आ गया, शेयर में ही अगर इन्वेस्ट किया उसका वैल्यू बढ़ गया, तुम चाहती हो कि उस लोन में थोड़ा हम कमा देते हैं, मतलब पैसा डाल के थोड़ा लोन का अमाउंट कम कर देते हैं। करने जाओगी तो तुम देखोगे कि प्रिंसिपल का जो मतलब वैल्यू है वो घटा ही नहीं है। EMI में इंटरेस्ट का कंपोनेंट पहले काट लिया वो,
मतलब 30 साल का जो 25 साल का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट 10 इयर्स में ही तुमसे टांग लेता है। यही बैंक यहाँ पे गेम खेलता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इंटरेस्ट हम पहले टांग लेंगे, प्रिंसिपल बाद में माइनस होता है। क्योंकि अगर पहले प्रिंसिपल माइनस करने लगेगा तो फिर जब इंटरेस्ट कमाने का टाइम आएगा लोगों से, तब तक तो वो पैसा आ जाएगा, पैसा देके खत्म कर देगा लोग, तो बैंक तो लॉस में चला गया, मतलब फायदा क्या हुआ। तो वहां वो गेम खेलता है। और नॉट ओनली इन होम लोन, एवरी लोन, पर्सनल लोन का भी तुम कभी शीट खोलना, उसका जो चार्ट रहता है कि एवरी ईयर एवरी मंथ कितना ईएमआई जा रहा है, उस ईएमआई में कितना अमाउंट इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है। तुम देखना कि अगर 3 इयर्स के लिए तुम पर्सनल लोन ले रही हो तो फर्स्ट 7-8 मंथ्स में इंटरेस्ट पूरा वो 68-70% इंटरेस्ट टांग देता है पूरा। ये चीज नोटिस करना, यही पे बैंक वाला गेम खेलता है। तो एक तरह का ट्रैप है। जैसे बहुत लोग को मैं देखता हूँ एक्साइटमेंट में, जैसे भाड़े का घर पे रह रहा था, अब उसको फ्लैट मिला 1000 स्क्वायर फीट का, ले लिया एक्साइटमेंट में, लेकिन देखो 35,000 उसका मंथली ईएमआई है, 35,000 वो ईएमआई पे कर रहा है, 5 साल पे किया तो 35,000, 5 साल मतलब कितना हुआ है, कैलकुलेट करो तो जल्दी से कैलकुलेट करो। 1 साल का हो रहा है तुम्हारा 3.5 लाख पकड़ लो, 1 साल का हो रहा है तो 5 साल में हो गया 17.5 लाख रुपया हो गया। 17 लाख वो ईएमआई पे कर दिया है, प्रिंसिपल मुश्किल से 2 या 3 लाख रिड्यूस हुआ है, सारा इंटरेस्ट टांग लिया उसका बैंक वाला। अब वो उसको 5 साल में 17 लाख का वैल्यू है ना, 17 लाख सुन के सोचो 17 लाख हुआ कि बोले ना 17 लाख का वैल्यू है ना। अरे अभी तुमको लग रहा है कि 30,000 दे देंगे, 5 साल दो, हर महीने कमर टूट जाता है, पता चलेगा अरे बाप रे 17 लाख दे दिए, अब मेरा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। देख रहा है 2 या 3 लाख ही माइनस हुआ है प्रिंसिपल, बाकी 14 लाख इंटरेस्ट में कटा है। अब वो पेमेंट भी करने जाएगा तो बेवकूफ बन गया ना, वो 30 साल का 25 साल का इंटरेस्ट अभी दे दिया वो तो बेवकूफ बन गया। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस कंटिन्यू करेगा 20 साल तक, जब तक उसका है, यही फर्स्ट है यहाँ। और ये चीज हम लोग पर्सनल लोन में जानते हैं, लेकिन पर्सनल लोन में पता नहीं चलता है क्योंकि 3 इयर्स के लिए रहते हैं। अब 1 साल देने के बाद सोचते चलो 2 साल और मैनेज कर लेंगे, वो तो 30 साल मतलब पूरा जिंदगी खत्म हो गया ना। कोई 35 साल में घर की ना, 65 साल में उसका लोन खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया तब तो। आजकल तो जिंदा भी नहीं रह रहा है उतना आदमी। तो सोचिए यही सब होता है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया ना।